सी लेवल से 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर दुनिया में पहली बार एक जंग होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन उन्हें आने वाली मुश्किलों का पूरा अंदाजा था। जनरल पीएन हून ने नॉर्दर्न कमांड और 15 कॉर्प्स को सोल्टोरो रिज पर तैनात किया। लद्दाख स्काउट्स और फोर्ट कुमाऊं की भी एक टीम को MI8 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया। कई चेन ऑफ कमांड्स बनाई गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो फोर्ट कुमाऊं से बिलाफोर्ड ला तक के हेड थे। मेजर A के बहुगुना लद्दाख स्काउट से सियाला को हेड करने वाले थे और लेफ्टिनेंट कर्नल D के खन्ना ग्योंगला में 19 कुमाऊं के साथ जाने वाले थे। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट था इंदिरा कॉल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला, जो सोल्टोरो रिज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पर कब्जा करना। अगर हमने सबसे पहले बिलाफोंडला पर कब्जा ना किया होता और सियाला या गोंगला पर कब्जा करते तो हम बिलाफोंडला के नॉर्थ और साउथ में तो होते, लेकिन बिलाफोंडला हमारे कब्जे में नहीं होता। लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर भारत को दुश्मन से भी ज्यादा जिस खतरनाक चीज का सामना करना था वो था मौसम। ग्लेशियर के इलाके में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। सांस लेना, बात कर पाना या चलने जैसे साधारण काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट्स और एमनेजिया जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पायलट्स को एक्यूट सनबर्न और व्हाइट आउट जैसी कंडीशन के बारे में पहले से आगाह कर दिया गया था, जिसमें बहुत देर तक व्हाइट स्नो देखने की वजह से स्पेशल डिसओरिएंटेशन होने लगता है। जो जवान ऊंचाई पर तैनात रहते हैं उनको शिकायत रहती है मेमोरी लॉस की, हाई ब्लड प्रेशर की, और उन्हें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोल्ड इंजरीज होती है। 6000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इन्हें मेंटल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये जवान बहुत टफ होते हैं, लेकिन आगे चलकर इन हालात का इनकी साइकी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हॉस यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ट्रूप्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप कर्नल कुमार द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ उन्हें पहाड़ों में जंग और अडेप्टेशन पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। लद्दाखी स्काउट्स, जो एक माउंटेन बेस्ड फोर्स है, उनके साथ साथ कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद और बाकी सारे ट्रूप्स इसमें शामिल थे। इंदिरा गांधी ने मुझे अब्रॉड भेजा ताकि हमें सारे इक्विपमेंट्स मिल सके। इन इक्विपमेंट्स का मिलना बहुत मुश्किल था। ये सिलेक्ट होने वाले ट्रूप्स पर निर्भर था, चाहे वो ट्रूप्स जाट्स हों या फिर डोगरास हों या फिर छोटे पैरों वाले गोरखा ट्रूप्स हों। ये वाकई बहुत ही मुश्किल वक्त था। मैंने कोर कमांडर्स और बाकी सबको बता दिया कि यही ट्रूप्स हैं और हमें इन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। उन्हें थर्मल कोट्स, पैंट्स, बालाक्लावास, टेंट्स, आइस एक्सेस, गॉगल्स, आइस शूज की जरूरत होगी, जो सिर्फ यूरोप में मिलते हैं। लेकिन जब जनरल हून ने यूरोप में अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया तो उन्हें वहां से एक बहुत जरूरी बात पता चली। वो सप्लायर दूसरे सप्लायर का नंबर देने के लिए तैयार था, लेकिन खुद जनरल हून की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से ही विंटर इक्विपमेंट और गियर के 150 पीसेस का ऑर्डर था, जो था पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद हमें कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली। हमें पता था कि दुश्मन स्नो इक्विपमेंट खरीद रहा था। एक तरफ हम थे जो कोटेशंस ले रहे थे और दूसरी तरफ वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान में दिसंबर 1983 में प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक की चेयरमैनशिप में GHQ ऑपरेशन रूम में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मेजर जनरल पीर दाद खान, कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज को पासेस को पहले से खाली करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये काम मई 1984 से शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पहले तो मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स और PAF का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मई में ऑपरेशन लॉन्च करने का उनका फैसला इंडिया के लिए दिल दहला देने वाला था। हमने 13 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो तैयार थे। ब्रिगेडियर चन्ना सही थे। कई सालों बाद पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में ये बात लिखी थी कि इंडिया प्रीएम्प्टेड अस। ग्लेशियर पर कोई भी एक्शन मिड जून के बाद ही मुमकिन था, लेकिन ब्रिगेडियर चन्ना की नीति थी कि इंतजार करने के बजाय सामने वाले को चौंका दो। ये एक तरह की रेस थी और जीतने वाले को मिलने वाला था बिलाफोंडला और सियाचिन। मैंने डिसाइड किया कि हम सब 4 टीम्स में बट जाएं। मैं चाहता था कि ऑफिसर्स को प्लान के बारे में हर चीज अच्छे से पता हो।
इसलिए उनका रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में होना बहुत ही जरूरी था ताकि वो अपने एक्शंस को समझ पाए, अपनी सराउंडिंग्स को समझ पाए। मुझे अभी भी याद है हमारी मीटिंग करीब 3 घंटे चली थी और जेसीओस को कम वक्त लगा, लेकिन सिग्नलर्स को समझने में काफी वक्त लग रहा था क्योंकि मैंने उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट सिग्नल डिसिप्लिन सेट किए थे। और आखिर में बारी थी जवानों की, जिनका हमेशा की तरह हमें हौसला बढ़ाना था, उन्हें प्रोत्साहित करना था, और इंडियन आर्मी में हम सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक बात वो पिछले 35 सालों से भूल नहीं पाए हैं। जब इक्विपमेंट्स आने में देर लग रही थी तो एक सवाल उन्होंने अपने जवानों से पूछा था कि क्या वो लोग बर्फीले पहाड़ों पर बिना सही कपड़ों के जाएंगे। तो सबने पूरे उत्साह के साथ जवाब दिया था, हाँ। मैंने अपने जवानों से कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई चीज डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा मूव पूरी तरह से सीक्रेट रहे। लेफ्टिनेंट जनरल हून, एयर मार्शल एमएसओ वॉलिन, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड एवीएम ए दयाला, जम्मू एंड कश्मीर के कमांडिंग एयर ऑफिसर और मेजर जनरल शिव शर्मा ने सियाला और बिलाफोंडला का मुआयना किया। मौसम बहुत खराब था, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तूफान के आने का भी अंदेशा था। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी वो थी सर्दी के कपड़े। ऑपरेशन के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे और इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं आए थे। ओके, थैंक यू। मुझे आज भी अच्छे से याद है 12 अप्रैल शाम के 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया, जिनमें वो कपड़े थे जो जनरल हून अब्रॉड से लाए थे, और हमारे पास सारा का सारा सामान शाम के 5 बजे पहुंच गया था। हम 30 लोग थे जिन्हें सबसे पहले तैयार होना था। मेरी यूनिट अपने कंपनी कमांडर के साथ बिलाफोंडला पर हेली ड्रॉप या हेली लैंड होने वाली थी और हम सभी इसी मौके के इंतजार में थे। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से बिलाफोंडला के लिए टेक ऑफ किया। उसमें कैप्टन एसके कुलकर्णी और एक जवान था। स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र बेंस ने कैप्टन कुलकर्णी से बताया कि बर्फबारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है या नहीं, ये वो नहीं जानते। उन्होंने कैप्टन से पूछा कि क्या वो जंप कर सकते हैं, तो कैप्टन ने हामी भरी। लेकिन उन्हें कैसे पता कि वो सॉफ्ट स्नो में दब नहीं जाएंगे। मिट्टी की बोरी से पता चला कि इस जगह पर जंप करना सेफ था। कैप्टन कुलकर्णी और उनके जेसीओ कूद गए। स्क्वाड्रन लीडर बेंस ने 17 राउंड्स मारे और 17 सोल्जर्स को वहां पर छोड़ा। सुबह 7 बजे बिलाफोंडला पर तिरंगा लहरा दिया गया था। सोल्टोरो रिज के पहले पॉइंट पर जीत हासिल हो गई थी। लेकिन लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही उन्हें अपने रेडियो ऑपरेटर को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग होने के बावजूद उसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा की तकलीफ हो गई थी। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था, पर रेडियो ऑपरेटर नहीं। दोपहर होते होते मौसम और खराब होने लगा। सियाला पर कब्जे को पोस्टपोन कर दिया गया और बिलाफोंडला यूनिट को, जिसमें अब रेडियो ऑपरेटर शामिल नहीं था, बहुत ही खराब मौसम का सामना करना पड़ा। मौसम बहुत ही खराब हो गया था, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 29 जवान बिलाफोंडला पर रुके रहे, लेकिन पहले 48 घंटों में ही हाइपोक्सिया की वजह से एक जवान की मौत हो गई। अब यहाँ बचे थे 28 जवान, जिनमें से 21 को जबरदस्त फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी। हम कैंप लोकेशन के आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मौसम बहुत खराब था। 14 अप्रैल को भी हम आगे नहीं बढ़ पाए खराब मौसम की वजह से। शाम से शुरू हुई बर्फबारी की वजह से 13 अप्रैल को मिली जीत डर और चिंता में बदल गई और ऐसा 16 अप्रैल तक चलता रहा। सब कुछ जैसे रुक गया था, लेकिन बेस कैंप के ग्राउंड ट्रूप्स ने बिलाफोंडला के रूट पर कैंप्स 1, 2, 3 बनाने शुरू कर दिए थे। ये काम 15 अप्रैल को पूरा हो गया। मेजर बहुगुना जो सियाला जाने के लिए आए थे, उन्हें बेस कैंप में ही उतार दिया गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का टेक ऑफ करना नामुमकिन था। 16 अप्रैल को जब हम पूरी तैयारी के साथ ला पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें पता चला कि लांस नायक रमेश सिंह की मौत हो गई है। हमें फैसला लेना था। हमसे कहा गया था कि किसी भी हालात में रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन यहाँ हमारा एक साथी था जो शहीद हो गया था। ऐसे में हम
और क्या करते। ये चौथा दिन था। मैंने रिस्क लेने का फैसला किया और अपने कंपनी कमांडर से कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें यहां से भेज दिया जाए। कैप्टन कुलकर्णी के रेडियो ऑन करके जवान की मौत की खबर देने से वही हुआ जिसका डर था। उनकी इंफॉर्मेशन सुन ली गई थी। उनसे मिलने कोई आया और ये अच्छी खबर नहीं थी। ब्रिगेडियर चन्ना के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। नॉर्दर्न कमांड और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के सारे लोग अब उनसे सवाल करने लगे थे। ट्रूप्स को सर्दी के मौसम में ग्लेशियर पर भेजने का फैसला शायद गलत था और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर थी, क्योंकि ये उन्हीं का फैसला था। मुझे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमतौर पर जब आप प्लेस ऑफ एक्शन से दूर होते हैं तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है और दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। हम जानते थे कि हालात सुधर जाएंगे, ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। और फिर 3 दिन बाद तूफान कम हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 32 हेलीकॉप्टर राउंड्स किए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, जिसमें 5 चीतास और 2 MI-8s ने मेजर बहुगुणा और उनके 29 जवानों को सियाला से 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में ड्रॉप किया। मेजर बहुगुणा के लद्दाखी स्काउट्स ने 5 किलोमीटर की चढ़ाई की। सियाला तक पहुंचना और उस पर कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी। जहां एक तरफ कैप्टन कुलकर्णी ने 13 अप्रैल को बिलाफॉन्ड ला पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मेजर बहुगुणा ने 17 अप्रैल को सियाला पर जीत हासिल कर ली थी। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना 19 कुमाऊं के साथ सबसे ऊंचे और खतरनाक पीक ग्योंग ला के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अनुमान था कि वो जून के पहले हफ्ते में उस पर कब्जा कर लेंगे। नॉर्दर्न कमांड ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब हमारे जवान पाकिस्तानी हवाई जहाजों की नजरों में आने लगे थे और जाहिर सी बात थी कि अब पाकिस्तानी भी अटैक जरूर करेंगे। सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल 7 और 2 डिटैचमेंट सियाला और बिलाफॉन्ड ला पर 22 और 23 अप्रैल को लगाए गए। 2 ZU-23 2 गन्स चीता के जरिए लोलोफॉन्डला और सियाचिन ग्लेशियर पर भिजवाए गए। 2 ZU-23 गन्स ले एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए भेजे गए और दूसरे 2 थॉइस एयरफील्ड के लिए। इंडियन इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानी साइड के 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बर्जिल फोर्स बनाई गई थी। उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को हटाने के लिए ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च किया था, जिससे वो बिलाफॉन्डला और सियाला पर कब्जा करना चाहते हैं। कैप्टन संजय कुलकर्णी अपनी यूनिट के साथ बिलाफॉन्डला पर अच्छे से कब्जा जमा चुके थे, जहां उन्होंने एक गार्ड को हर घंटे की खबर देने के लिए तैनात कर दिया था, जिसका जवाब वो ओके या राम राम कहकर देते थे। ठीक है। उन्होंने एक गार्ड को पास की चोटी पर तैनात किया था, जो उनके टेंट से करीब 500 मीटर दूर था, जिसे वो लिसनिंग पोस्ट कहते थे। वो गार्ड सबसे ऊंची चोटी पर खड़े रहकर पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखता था। वहां से उसे पाकिस्तान के टेरिटरी का करीब 1 किलोमीटर का इलाका नजर आता था। ये काम शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी थका देने वाला था। मेरा गार्ड करीब 4 बजे दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, सर, दुश्मन। मैंने पूछा, दुश्मन कहां पे है? तो उसने बताया कि बिलाफॉन्डला के नीचे है। चंचल कह रहा है कि उसने वहां कुछ हलचल देखी है, उसे कुछ नजर आया है। सबसे पहला और बड़ा हमला 23 जून 4:50 पर किया गया। तेईस जून की सुबह करीब 4:30-5 बजे लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चलाई गई थी और वो गोली उसके सिर पर लगी थी। वो गोली HMG से चली थी, जो कि .50 कैलिबर की थी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पाकिस्तानी फायरिंग बहुत जबरदस्त थी। मैंने भी अपनी यूनिट से हमला करने के लिए कहा। मैंने देखा कि मेरी यूनिट ने फायरिंग शुरू की और एक जवान ने चंचल पर गोली चलाने वाले को परफेक्ट टारगेट करके मार गिराया। सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी
था। 26 पाकिस्तानी जवान धराशायी हुए और भारत ने एक जवान खोया था। लेकिन ये आखिरी हमला नहीं था। जून में पाकिस्तान ने एक और बार हमला करने की कोशिश की और दूसरी बार भी भारत ने करारा जवाब दिया। अगस्त 1984 में 2 और हमले किए गए और उन्हें भी भारत ने नाकामयाब कर दिया। पाकिस्तान के 30 लोग मारे गए थे। इस बीच करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। पूरा सियाचिन अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में था।